गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं आवेश के पुनर्वितरण में आवेश किस बॉडी पर कितना होगा, उभयनिष्ठ विभव कितना होगा। आज हम उसी क्रम में पढ़ेंगे स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो स्थानांतरित आवेश निकालने के लिए जो किसी एक बॉडी पर प्रारंभिक आवेश और पुनर्वितरण के बाद आवेश दोनों का अंतर स्थानांतरित आवेश की मात्रा को कैलकुलेट कराएगा। अतः स्थानांतरित आवेश को डेल्टा क्यू से डेनोट करेंगे। इसमें से दोनों बॉडी में से कोई सी एक बॉडी पर प्रारंभिक आवेश और पुनर्वितरण के बाद आवेश दोनों का अंतर हमें निकालना है। चूँकि बेस में 1 लिया है तो हम पहले गोले या पहली बॉडी पर आवेश का अंतर देख रहे हैं। यदि 2 लेंगे तो फिर दूसरी पर लेंगे। इसमें लिखेंगे जहां Q1 पुनर्वितरण से पूर्व, इससे पहले हम उन्हें नाम दिए हुए दोनों बॉडी को A और B, तो पुनर्वितरण से पूर्व प्रथम या A गोले पर आवेश और Q1 डैश ये पुनर्वितरण के बाद द्वितीय या B गोले पर आवेश। डेल्टा Q बराबर होगा Q1 पुनर्वितरण से पहले आवेश, पुनर्वितरण से पहले प्रथम गोले पर A गोले पर आवेश, चूँकि Q बराबर होता है CV के, उसकी धारिता चेंज नहीं हो रही है, न पहले न बाद में, तो इसलिए C1 लिखेंगे। और विभव हमने V1 माना था तो V1 माइनस Q1 डैश पुनर्वितरण के बाद धारिता में कोई चेंज नहीं, लेकिन उभयनिष्ठ विभव स्थान ले लिया V1 के स्थान पर, यानी कि V1 को रिप्लेस कर दिया V से, मतलब उसका जो विभव था वो V1 से बदलकर उभयनिष्ठ विभव हो गया V। और जो हमने निकाला था उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता। कुल आवेश यानी कि पहले पर आवेश Q1 Q2 यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा C1 V1 माइनस C1, और ये V1 के स्थान पर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि C1 दोनों साइड है, कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा V1 माइनस, ये C1 कॉमन ले लिया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका एलसीएम अब मिले तो C1 और इसके नीचे 1 मानकर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2, जो कि एलसीएम हो गया। इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो C1 प्लस C2, और इसकी मल्टीप्लाई V1 में करेंगे तो लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V1, क्योंकि V1 की मल्टीप्लाई C1 में भी और C2 में भी, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 और 1 की गुणा करेंगे, इसमें ये एजिटिव राशि आ जाएगी C1 V1 प्लस C2 V2। इस तरह इसको ऊपर लिखेंगे डेल्टा Q बराबर C1 अपॉन C1 प्लस C2 अलग कर लिया, और इस तरह इस ब्रैकेट के अंदर जो बचा हमारा वो C1 V1 प्लस C2 V2 सॉरी V1 माइनस की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस C1 V1 और ये माइनस प्लस माइनस C2 V2, ये C1 V1 से
एक माइनस का एक प्लस का तो कैंसिल हो गया, C2 इसमें भी है और इसमें भी है तो ये कॉमन ले लो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू यहाँ बच गया V1 माइनस V2। तो इस सूत्र की हेल्प से हम स्थानांतरित आवेश की मात्रा कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आवेश एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हुआ। अब इसी क्रम में इस आवेश के पुनर्वितरण में, क्योंकि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को जाएगा तो 100% ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसमें जो लॉस हो रहा है, जो एनर्जी में ऊर्जा में ह्रास हो रहा है, वो हमें निकालना है। आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास, लॉस, कितनी हानि हुई। तो हानि निकालने के लिए, चूंकि चेंज निकालना है, परिवर्तन निकालना है, ऊर्जा को U से डेनोट करेंगे, चेंज निकालना है तो डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2, जहाँ U1 पुनर्वितरण से पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, पुनर्वितरण से पूर्व दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, और U2 पुनर्वितरण के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा। तो डेल्टा U बराबर पुनर्वितरण से पहले चालक की ऊर्जा, ये हम ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए सूत्र पढ़ चुके हैं, हाफ CV² होता है। तो पहले की हो जाएगी हाफ C1V1² और दूसरे की हो जाएगी हाफ C2V2²। ये तो हो गई एनर्जी टोटल U1 जो कि पुनर्वितरण से पूर्व है। अब आवेश डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो एनर्जी उन दोनों पर होगी वो हाफ CV² यहाँ भी यूज करेंगे, तो हाफ संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 और उभयनिष्ठ विभव V²। तो ये U1 और ये U2। ये U2 और ये U1। इसको एज इट इज लिखेंगे, हाफ ऑफ C1V1² प्लस हाफ ऑफ C2V2² ब्रैकेट बंद, माइनस हाफ ऑफ C1 प्लस C2। अब ये आ रहा है उभयनिष्ठ विभव, यहाँ पर ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि कुल आवेश यानी कि C1V1 प्लस C2V2 और संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 के इक्वल है। ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इसका स्क्वायर होगा पूरे का, तो इसको लिखेंगे हम C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर होल स्क्वायर से ये एक पावर इसकी कट के ख़त्म हो जाएगी, एक रह जाएगी, 2 के स्थान पर 1 रह जाएगी। और इन दोनों ही राशियों में हम देख रहे हैं कि 1/2 कॉमन है, तो 1/2 कर लिया बाहर, बाकी जो बचा उसको हम लिखेंगे C1V1² प्लस C2V2² माइनस ये कंप्लीट C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप चाहे तो होल स्क्वायर खोल सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लेंगे अपॉन C1 प्लस C2। अब इसका एलसीएम लेंगे, इस पूरे के नीचे या
एक एक के नीचे 1 और ये 1 मान ले, और इसका होल स्क्वायर एक साथ भी ले सकते हैं, इसको कंबाइंड एक साथ मान लो, चूँकि बीच में प्लस है, कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाएगी। पूरे का अपॉन 1 मान लो, उससे ब्रैकेट मानते हुए, डेल्टा यू बराबर हाफ, इसका एलसीएम लेंगे C1 प्लस C2, 1 से डिवाइड करेंगे C1 प्लस C2 आएगा, और C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर लो या 1 बाई 1 कर लो, पहले इसमें कर लो फिर इसमें कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। अब इधर जो आया वो C1 प्लस C2 को हम इससे डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो नेक्स्ट लाइन में 1/2, इसको बाहर ले लो, C1 प्लस C2 इंटू, अब इस C1 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे हम, पहले C1 की इसके अंदर कर रहे हैं, तो C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर। अब C1 की इसमें करेंगे प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 की पहले स्टेप में पहले पद में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस C1 और ये C2, क्रम वही रखा 1 2 का, C2 C1 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 की गुणा 4 में करे या 4 की गुणा 2 में करे, मतलब C1 की गुणा C2 में करे या C2 की C1 में करे। तो C1 C2 V1 स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया C1 की C1 V1 स्क्वायर और ये C1 C2 स्क्वायर। अब C2 की करी C1 C2 V1 स्क्वायर और ये C2 इंटू C2 प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर माइनस। अब चूंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के जितने भी स्टेप आएंगे सबके साइन चेंज होते चले जाएंगे और उसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो पहले का वर्ग मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग, तो प्लस की जगह माइनस होगा, C2 स्क्वायर और ये V2 स्क्वायर और प्लस दोनों की गुना का दुगुना तो प्लस का हो जाएगा माइनस और 2C1 C2 V1 V2, 2C1 C2 V1 V2 ये ब्रैकेट खोल लेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसमें हम देख रहे हैं जो एक सी राशि है C1 V1 स्क्वायर, तो C1 V1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगी और C2 V2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। बाकी जो बचा उसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, वो कॉमन है C1 C2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको लिखेंगे हम C1 C2 कॉमन ले लिया अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। अब जो बचा वो लिख देते हैं, यहाँ पहले 2 है यहाँ 1 है तो इस पद को पहले लिखे ले रहे हैं V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ये C1 C2 बाहर आ गया, यहाँ बचा 2V1 V2 और ये बन गया C1 C2 अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डेल्टा U। अब ये जो सूत्र आया है, जो एनर्जी लॉस है वो मुख्य रूप से डिपेंड कर रहा है इन V1 और V2 के डिफरेंस पर। अब यदि V2 की वैल्यू बढ़ भी रही है, मतलब ये नेगेटिव आ भी रहा है, तो होल स्क्वायर के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव साइन शो करता है कि हर हाल में एनर्जी लॉस होना ही होना है, और वो कितना होगा इस सूत्र के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक संधारित्र
जिसको डेली लाइफ में घरों में जो अप्लायंसेज विद्युत उपकरण यूज करते हैं उनमें काफ़ी प्रयोग होता है। संधारित्र, ये पंखों में यूज होता है जिसको कैपेसिटर बोलते हैं। पंखों में ऊपर आपने देखा होगा एक बेलनाकार डिवाइस लगी होती है इस तरह की, जिसके बाहर दो वायर निकले होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो वायर बाहर निकले होते हैं, उसको संधारित्र बोलते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को संचित करने का काम करती है, जिसमें हम पर्याप्त मात्रा में किसी भी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित कर सकते हैं, वो संधारित्र कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। संधारित्र में ऐसा समायोजन या ऐसी युक्ति ऐसा समायोजन जिसमें आकार परिवर्तित किए बिना यानी कि विदाउट एनी चेंज इन साइज और शेप, आकार परिवर्तित किए बिना पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। संधारित्र कहलाता है। अब ये संधारित्र जो है कई प्रकार के होते हैं, गोलीय, बेलनाकार, समांतर प्लेट संधारित्र, लेकिन अब हमारे सिलेबस में केवल समांतर प्लेट संधारित्र है, तो हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। इसके अंदर दो पैरेलल प्लेट होती है, इस तरह मान ले, जो कि रेक्टेंगल शेप की होगी, आयताकार शेप की होगी। ये दो पैरेलल प्लेट है, दोनों सेम साइज की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसके सरफेस पर, पूरी प्लेट पर पॉजिटिव आवेश फैल जाएगा, और इसके निकट ये जो प्लेट रखी है इसको हम अर्थ कनेक्ट करा दे। ये पृथ्वी का चिन्ह होता है, निशान होता है, पृथ्वी से संपर्कित करा दे। तो यदि संपर्कित नहीं कराए तो भी क्या होगा कि इसके अंदर वाली ये सब प्लेट ऐसे मान ले, इसके इस सरफेस पर अपोजिट मात्रा में ये प्लस आवेश है तो यहाँ पर माइनस आवेश क्रिएट हो जाएगा। यदि इस पर आवेश प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू आवेश क्रिएट हो जाएगा, और इस सरफेस पर धन आवेश, चूँकि इसके अंदर जो अणु होंगे उनका ध्रुवीकरण हो जाएगा। वो नेगेटिव पार्ट इस प्लेट ए की ओर और पॉजिटिव पार्ट इस साइड में हो जाएगा, यानी कि अपोजिट साइड में हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन, चूँकि इसको हमने अर्थ कनेक्ट करा दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लेट पर जाएंगे और यहाँ पर जितना भी धन आवेश है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। इस तरह इस प्लेट पर पूरी पर ये ऋण आवेश रह जाएगा, ये ऋण आवेश रह जाएगा। तो इस तरह इस पर जो आवेश आ गया वो माइनस क्यू आवेश आ गया, यानी कि यहाँ पर आवेश आ गया माइनस क्यू। अब इसके अंदर जो दोनों प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच भी एक कोई भी परावैद्युत पदार्थ हम इसमें डाल सकते हैं। ये स्पेस इसके बीच आ गया, तो इस स्पेस में
कोई भी परावैद्युत पदार्थ ये भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक K है। यहाँ पर एयर भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है, कोई ऑयल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी का निर्धारण कैसे करना है, कितना करना है, आकार क्या है, किस प्रकार इसकी धारिता, इसकी कैपेसिटी K पर और इन दोनों प्लेटों के बीच के गैप D पर निर्भर करती है, ये हम निकालेंगे। स्थिर वैद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर ये काम कर रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे चित्रानुसार अब इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है, दोनों का, दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो A है। तो चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट को प्लस Q आवेश दे तो प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर माइनस Q आवेश आ जाता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इसका सिद्धांत हुआ। इस स्थिर वैद्युत प्रेरण को हम पहले पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लेसन में इसको पढ़ चुके हैं। और गॉस की थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि यदि दो प्लेटें हैं विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित है तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उस सूत्र को हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे। तब प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम निकालेंगे। E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ पर परावैद्युत K भरा हुआ है, तो लिखेंगे सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं, जहाँ सिग्मा प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व और जो K है इसमें वह प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। और एक सूत्र हमने पढ़ा है कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मालूम है और दोनों प्लेटों के बीच का गैप मालूम है तो उनके बीच विभवांतर कितना होगा उसको हम निकाल सकते हैं। इन दोनों में रिलेशन है, इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इससे। तो इसी क्रम में अब यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो तो विभवांतर, अब यहां पर हम विभवांतर को सिंपली V से डेनोट कर रहे हैं, जो कि बराबर होगा E इंटू डी के। E की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और ये D एज इट इज। और जो सिग्मा की वैल्यू होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो यहां हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A और ये ऊपर D। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम डाल सकते हैं, यानी कि विभवांतर इन प्लेटों के बीच इस पूरे समायोजन स्क्वायर दो प्लेटें हमें दिखाई दे रही है, वो विभव कितना है, विभवांतर कितना है, वो हमने निकाल लिया है।
V इक्वल टू क्यू इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, और जहां ए जो है वो प्लेट का क्षेत्रफल है। और धारिता का सूत्र हमने पढ़ा है कि C बराबर होता है Q अपॉन V। Q ऑलरेडी कंसीडर करके चले हैं और V हमने निकाल लिया है, तो इसमें डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में धारिता की परिभाषा से। धारिता की परिभाषा से जो धारिता होगी वो Q ओवर V के इक्वल होगी। इक्वेशन नंबर डाल दो इसको 3, तो हम समीकरण 2 और 3 का प्रयोग करें, वैल्यू इसमें रखें V की वैल्यू, तो C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू है Q इंटू डी, ये अपॉन में है, इस Q के नीचे एक 1 मान सकते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। तो पहले से तीसरा हमने बताया कि जब भी इस तरह के 4 बार अपॉन में आ जाए, एक के बाद एक के बाद एक, तो पहले से तीसरी राशि कट जाती है, यानी कि Q से Q कैंसिल हो जाएगा। बाहर वालों की मल्टीप्लाई का होती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये के एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया अपॉन डी की 1 में करेंगे तो ये डी आ गया। इस तरह सी के लिए सूत्र आ गया, व्यंजक आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब ये सूत्र क्या क्या हमें प्रदर्शित करता है उसके बारे में देखेंगे। इसका नोट डाल के लिखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से स्पष्ट है। क्या? नंबर 1, यदि सब कुछ कांस्टेंट मान लें, केवल k को वेरी करे, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा k के। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेटों के बीच हमने परावैद्युत पदार्थ भरा था, यदि उसका परावैद्युतांक बढ़ता है, समानुपाती होने का मतलब ये बढ़ता है, तो C भी बढ़ेगी, धारिता बढ़ेगी। यानी कि k का मान बढ़ेगा तो C का मान भी बढ़ेगा, और k का मान घटेगा तो C का मान भी घटेगा। अर्थात प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता, शॉर्ट में समांतर प्लेट संधारित्र में, या संधारित्र ही लिख ले शॉर्ट में, संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। और इसका उल्टा यानी कि वाइस वर्सा भी सत्य है, परावैद्युतांक को घटाने पर धारिता घटेगी। ये धारिता घटेगी। सेकंड बात आती है इसकी। अब इसमें हमें के की बात हमने कर ली, एप्सिलॉन नॉट जो है ये माध्यम
में निर्वात की विद्युतशीलता को हम यूज करता है, वैल्यू फिक्स है तो कोई इससे डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन ए पर है। तो सेकंड पार्ट लिखेंगे सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और ए है प्लेटों का क्षेत्रफल। इसका मतलब प्लेट का आकार, प्लेट का क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा धारिता भी उतनी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर नंबर सेकंड डालते हुए लिखेंगे नंबर सेकंड सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ेगी और क्षेत्रफल को घटाने पर धारिता घटेगी। क्योंकि यहाँ भी ये समानुपाती है, ए का मान बढ़ेगा तो सी का बढ़ेगा और ए का घटेगा तो सी का भी घटेगा। इसके बाद नंबर 3 आता है इसमें सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो ये पूरा नोट करने के बाद नंबर 3 डालेंगे सी समानुपाती 1/d। यहाँ पे व्युत्क्रम रिलेशन आ गया, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, यानी कि डी उनके बीच का गैप यदि हम बढ़ाएंगे तो धारिता घटने लगेगी और गैप कम करेंगे तो ये धारिता बढ़ने लगेगी। इसको वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में भी यूज किया जा सकता है, जो कि हमारे ट्रांजिस्टर या एफएम रेडियो आते हैं उनका चैनल सेट करने के लिए उसमें एलसी सर्किट होता है, फ्रीक्वेंसी निर्धारित करता है, जिसमें कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होती है। वो वैल्यू उन दोनों प्लेटों के बीच के गैप को कम या ज़्यादा करने से परिवर्तित होती है, और किस प्रकार निर्भर कर रही है वो ये सूत्र बता रहा है। अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता घटेगी और दूरी को घटाने पर धारिता बढ़ेगी। तो आज यहीं तक इसको कंप्लीट करिए। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में एयर रखते हुए एक प्लेट, पराविद्युत प्लेट पूरे स्थान के बजाय, यहाँ पे तो के पूरे स्थान में भरा हुआ था इस संधारित्र में, तब हमने ये व्यंजक निकाला। अब हम निकालेंगे कि प्लेट जो है पार्शियली डाली गई है, वो पूरे स्थान में भरी हुई नहीं है, उसके कुछ स्थान में प्लेट है और बाकी में एयर है या वैक्यूम है। तो उस कंडीशन में धारिता क्या होगी उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, थैंक यू।